तो आज हम हेरिटेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। जेनेटिक एडवांस क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद में जो ओरिजिनल प्लांट ब्रीडिंग है, ठीक है, कि फसलों के अंदर उसको मतलब उनके जो ब्रीडिंग मेथड क्या क्या है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है, कि किसी भी फसल में प्रजनन के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। कल की क्लास अगर आपने पढ़ी होगी तो आज की क्लास में आपको बेनिफिट होगा, आज आपको थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा। अगर कल आपने नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। बाकी थोड़ा बहुत रिवीजन मैं कर दूंगा साथ साथ में, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम हेरिटेबिलिटी से। हाँ, तो हेरिटेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं आज कि हेरिटेबिलिटी क्या होता है। हेरिटेबिलिटी होता है कि जितने भी किसी स्पीसीज के अंदर अगर कोई वेरिएशन आया है, ठीक है, किसी स्पीसीज के अंदर कोई वेरिएशन आया है तो उस वेरिएशन के अंदर जेनेटिक कंपोनेंट्स यानी कि जेनेटिक वेरिएशन कितना है, उसका जो प्रोपोर्शन है, उसका जो पार्ट है, उसी को हेरिटेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, उसी को हेरिटेबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि ये रफ पेज है, ठीक है, इसलिए खाली है। जैसे कि कोई स्पीसीज है, उस स्पीसीज के अंदर कोई वेरिएशन आया है, ठीक है, उस वेरिएशन में चाहे 20% मान लो, चाहे 0.20 मान लो, ठीक है। जो 20% है वो एनवायरनमेंट के कारण कोई वेरिएशन आ गया कि टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं हुआ या कोई और कंडीशन हो गई, उसके कारण क्या हो गया, प्लांट छोटा बड़ा हो गया, या उसके यील्ड जो भी अपने ट्रेट ले रहे हैं, जो भी हम करेक्टर ले रहे हैं वो, ठीक है, चाहे इसको यूनिवर्सल जो करेक्टर है वो हाइट ही मान के चलते हैं। हाइट से क्या होता है, इजीली समझ आ जाता है सबको। तो ठीक है, जो हाइट में परिवर्तन हो गया तो वो मान लो कि 20% है वो एनवायरनमेंट के कारण हो गया। तो बाकी का जो प्रोपोर्शन है, इसका मतलब क्या है कि जो बाकी उसमें वेरिएशन आया है वो किसके कारण आया है, वो आया है उसमें जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन आया हुआ है वो किसके कारण आया है, जीन के कारण आया है जेनेटिक वेरिएशन। और इस जेनेटिक वेरिएशन में भी हमने कल इसके 3 प्रकार पढ़े थे, ठीक है, कि एडिटिव होता है और डोमिनेंस होता है और एपिस्टेसिस होता है। तो जैसे कि ये हमने देख दिया कि ये 25% है, ये किसके कारण है, ये एडिटिव के कारण है। एडिटिव जीन पता है ना सभी को, एडिटिव जीन क्या होता है। याद नहीं हो तो एक बार फिर से बता दूंगा, पूछ लेना, लेकिन पता ही होगा क्योंकि अच्छे से समझाया था कल, सभी ने यस बोला था, समझ आ गया था सभी को, ठीक है। उसके बाद मान लो कि ये 35% है, ये किसके कारण हो गया, ये डोमिनेंस के कारण हो गया, ठीक है, ये डोमिनेंस जीन वेरिएशन इसके अंदर आ गया। और बाकी का जो कितना बचा है, बाकी का जो 20% बचा है वो किसके कारण आ गया, वो एपिस्टेसिस के कारण आ गया, ठीक है, एपिस्टेसिस, वो एपिस्टेसिस के कारण आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो 20% तो एनवायरनमेंट के कारण था और बाकी का क्या है, 80% है, वो किसके कारण है, 80% जेनेटिक के कारण है। टोटल जो वेरिएशन आता है उसको हमने किससे डिनोट किया था, कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल वेरिएशन को हमने वीपी माना था, ठीक है, वेरिएशन इन फिनोटाइपिक कैरेक्टर। टोटल वेरिएशन को हमने वीपी माना था, जो कि किसके बराबर था, वी जी, यानी कि जेनेटिक वेरिएशन प्लस वी ई एनवायरमेंटल वेरिएशन, ठीक है। प्लस ने हमने वी जी ई भी पढ़ा था, जो क्या था, जेनेटिक और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन। तो इसको एक बार छोड़ दो, क्योंकि ये एक तरह का, इसको लिख भी सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसको छोड़ इसलिए सकते हैं क्योंकि ये जीन और एनवायरनमेंट इन दोनों से मिलकर ही बना है एक तरह से, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट अपने ये दो है, ठीक है। तो इसमें हमने वीजी की 3 चीजें पढ़ ली थी। तो अब हेरिटेबिलिटी होता है कि टोटल जो जेनेटिक वेरिएशन आया है, ठीक है, टोटल जो वेरिएशन आया है, ठीक है, टोटल वेरिएशन को हमने क्या माना था, वीपी। टोटल जो वेरिएशन आया है उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन का भाग यानी कि वीजी, अगर टोटल जैसे कि ये 100 आया है या एक आया है, एक के अंदर से 0.8 यानी कि 80% वेरिएशन जेनेटिक के कारण है, तो ये जो रेशियो है इसी को ही क्या बोलेंगे, इसी को हेरिटेबिलिटी ही बोलेंगे, ठीक है, एच स्क्वायर से डिनोट करते हैं।
अब पढ़ते हैं कि क्या होता है, देखो कि वह जनरल टर्म जो कि जेनेटिक वेरिएशन के प्रपोर्शन को डिस्क्राइब करती है उसी को हेरिटेबिलिटी बोलते हैं। ये तो हमने देख लिया कि टोटल वेरिएशन में से जो जेनेटिक वेरिएशन को डिस्क्राइब करती है कि उसमें जेनेटिक वेरिएशन कितना है, उसी को हेरिटेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। अब हेरिटेबिलिटी कितने प्रकार की होती है? हेरिटेबिलिटी होती है दो प्रकार की। कौन कौन से हैं? पहला तो है ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, ठीक है, और दूसरा होगा नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। तो जो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी होता है वो क्या होता है? ये टोटल जेनेटिक वेरिएंस होता है टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस में से। ठीक है, यानी कि जो मैंने अभी हेरिटेबिलिटी की आपको डेफिनेशन बताई है ना, ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, एक्सप्लेन करके बताया है, एच स्क्वेयर बराबर वी जी अपॉन वी पी। तो इसको, ये ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी है। ठीक है। ये किसके अंदर यूज होती है? ये सुपीरियर लाइन के सिलेक्शन के अंदर यूज होती है, होमोजाइगस लाइंस के अंदर। होमोजाइगस यानी कि जो प्योर लाइंस होते हैं वो होमोजाइगस ही होते हैं। अच्छा ये बताओ, जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती है वो होमोजाइगस क्यों होती है? किसी को पता है इसके बारे में या नहीं पता? अरे जवाब दो भाई। निर्मल जाट को नहीं पता, सुनील चौधरी को भी नहीं पता। चलो ठीक है, तो पहले ये बताते हैं आपको कि ये होमोजाइगस होते क्यों हैं। तो देखो, इतना तो आपको पता है कि होमोजाइगस होता क्या है। ठीक है, कोई जीन है, इसके दोनों एलील एक बराबर है। ठीक है, यानी दोनों के दोनों या तो डोमिनेंट है या दोनों के दोनों रिसेसिव है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होमोजाइगस है। लेकिन अगर अगर इसमें एक एलील डोमिनेंट आ गया और दूसरा एलील रिसेसिव हो गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे? विषम युग्मजी, यानी कि हेटेरोजाइगस। अब कोई स्पीसीज है जिसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, ठीक है। अब उसमें अगर ये जीन है, कौन सा है? डोमिनेंट ए, डोमिनेंट ए। अगर ये जीन है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, इसका मतलब इसका क्रॉस किसके साथ होगा? इसका क्रॉस भी इसी के साथ होगा, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन है वही तो। उसमें जो स्टिग्मा और एंथर दोनों के जीनोटाइप यही होंगे, उसका प्लांट का जीनोटाइप यही है। तो ये होगा, तो इससे बनता क्या है? इससे बनेगा भी ये मेंडल वाले, आपको पता है ना कि मेंडल में हम कैसे बनाते हैं, ऐसे गैमेट्स बनाते हैं, तो उनका फिर क्रॉस करवाते हैं। ये तो आप स्कूल टाइम से पढ़ रहे हो, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है, तो इसमें ये आ ही गया, आपको पता है कैसे है। और ऐसे ही अगर रेसेसिव ए होगा, ये भी अगर सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज होगी, तो उसमें भी क्या होगा? उसमें भी यही सीन होगा, उसी से भी होमोजाइगस ही बनेगा। तो दो कारण तो ये हो गए, ठीक है, कि कोई भी होमोजाइगस स्पीसीज है, उसमें सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, तो उसमें बाहर से किसी दूसरे स्पीसीज का इंटरफेयर ही नहीं हो रहा है, तो उसका क्रॉस खुद से ही हो रहा है ना, सेल्फ पोलिनेटेड है तो खुद से ही उसमें क्रॉस हो रहा है। तो इसलिए उसमें ये कंडीशन होती है, वो होमोजाइगस रहता है। लेकिन चलो, अगर हमने कोई हाइब्रिड बना दिया, तो हाइब्रिड बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? क्रॉसिंग कराएंगे। क्रॉसिंग करने से देख लो, अगर हमें ये मिल गया, तो ये सेल्फ पोलिनेटेड, अगर वेराइटी होगी, सेल्फ पोलिनेटेड कोई क्रॉप होगी, तो उसके अंदर ये भी होमोजाइगस ही बन जाएगा। तो ये होमोजाइगस कैसे बनेगा? देखो, ये कोई वेराइटी है जिसके अंदर जीन है डोमिनेंट ए और रेसेसिव ए, ठीक है। ये कोई जीन है, तो ये तो एक तरह से 100% हेटेरोजाइगस है पहले तो, क्योंकि हमने हाइब्रिड बनाया है। हाइब्रिड में क्या होगा? 100% हेटेरोजाइगस होगा ही। क्यों? क्योंकि एक जीन दूसरा है, एक एलील दूसरा है और एक एलील दूसरा है, एक रेसेसिव है तो एक डोमिनेंट है। लेकिन सेल्फ पोलिनेशन होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा तो क्या होगा? इसका क्रॉस किसके साथ होगा? इसका क्रॉस इसी के साथ ही होगा। अब इसका क्रॉस कराएंगे तो अब हमें क्या मिलेगा? देखो, गैमेट्स बना के देखते हैं।
ये हमने एक गैमेट बना के अब इसकी क्रॉसिंग करेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, ये तो पता है ना कैसे बन रहा है ये। ये समझ गए ये कैसे बना है, या जो स्कूल में पढ़ाते थे उस तरह से बताऊं। हम्म। हाँ, चलो समझ गए। ये तो स्कूल वाला तरीका भी है कि ऐसे, ये हमने इसके साथ क्रॉस करवा दिया, फिर हमने इसके साथ क्रॉस करवा दिया, इसको इसके साथ करवा दिया, इसके साथ। तो अब आपको पता चल जाएगा कि इसमें जब क्रॉस करके गैमेट बनाओगे तो यही कंडीशन मिलेगी, ठीक है। तो अब देखो ये जो 100% प्लांट है, ठीक है, ये हमें जो प्रोजेनी मिली है इसके अंदर हमें एक, इसका एक प्लांट मिला है, ठीक है, इसके हमें दो प्लांट मिल गए हैं, और इसका हमें फिर से एक प्लांट मिला है, ठीक है। कितने में से, यानी हमें टोटल चार प्रकार के प्लांट मिले हैं, जिसमें से चार में से दो, चार में से दो का मतलब क्या है, 50%। यही होता है ना 50% ही, यानी कि हमें आधे प्लांट है वो हेटेरोजाइगस मिले हैं। फिर हमें 25% प्लांट है वो कौन से मिले हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट ये वाले मिले हैं। और फिर 25% ही हमें रेसेसिव मिले हैं। समझ गए ये कैसे हो गया। टोटल हो गए ना 25 25, 50 और 50, 100। तो हमें 100% में से इस तरह से हमें प्लांट्स मिलते हैं। अब हमने क्या किया था, हमने ये जो हमें 100% वाली स्पीसीज थी हमने इसको ग्रो करवाया था, इसमें ऑटोमेटिक हमने सेल्फ पोलिनेशन होने दिया। सेल्फ पोलिनेशन होने के बाद में हमें क्या मिला, ये आपको बता दिया कि हमें एक तो ये मिला कितने, 50%, 50% हमें ये मिल गए, 25% हमें ये मिले हैं, और 25% हमें ये मिले हैं। अब हमने इसको फिर से ग्रो करा दिया नेक्स्ट स्पीसीज में, नेक्स्ट स्पीसीज में ग्रो करवा दिया, तो नेक्स्ट स्पीसीज में हमें क्या मिलेगा बताओ। नेक्स्ट स्पीसीज में हमें मिलेगा कि ये जो रेसेसिव है इसमें से तो हमें फिर से ए मिल जाएंगे, इसमें से हमें क्या मिलेगा, ये जो 25% थे ये हमें, ये भी इसी तरह से मिल जाएंगे। समझ आ रहा है ना, नहीं आएगा तो बीच में बता देना, ठीक है। 25 हमें ये मिल गए, 25 हमें ये मिल गए, लेकिन ये जो 50 है इस 50 में क्या होगा, इस 50 के अंदर फिर से यही कंडीशन होगी, ठीक है। कौन सी कंडीशन, जो अभी मैंने आपको इस डायग्राम में बताई है, इस डायग्राम वाली कंडीशन होगी कि हमें इसमें फिर से तीन प्रकार के प्लांट मिलेंगे। अब जैसे इस 100% का बंटवारा हो गया था इधर, ठीक है, ये इधर बंटवारा हो गया 100 का, वैसे अब इस 50 का बंटवारा हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड किस में होगा, ये डिवाइड होगा कि इस 50% में से 25% होंगे वो हेटेरोजाइगस रह जाएंगे, ठीक है। बाकी 12.5% ये हो जाएंगे, और 12.5% ये हो जाएंगे। इसमें क्या डिवाइड होता रहेगा कि आधे प्लांट है वो ये बनने हैं, और बाकी आधे प्लांट है दोनों होमोजाइगस बनने हैं, ठीक है। अब 25 तो ये, और 12.5 ये, टोटल कितने हो गए देखो, 37.5 हो गए। इधर क्या होगा, इधर भी 37.5 हो गए, ठीक है। और ये कितने रह गए, ये 25%। अब देखो आपको समझ आया होगा कि जब बार बार सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, अगर वो होमोजाइगस है तो उसमें होमोजाइगस तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन वो हेटेरोजाइगस है और उसमें भी बार बार सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, तो उसमें हेटेरोजाइगोसिटी घटती जा रही है और होमोजाइगोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब देखो 37.5 प्लस
ये क्या है, होमोजाइगस है, प्लस ये छोटा ए है, जैसे ये वाले और ये वाले प्लांट, ये भी 37.5, दोनों मिलके कितने हो गए, दोनों हो गए 75। यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो क्रॉप है, उसमें 75% प्लांट्स है वो क्या हो गए हैं, वो होमोजाइगस हो गए हैं। जबकि हेटेरोजाइगस कितने रहे हैं, ओनली 25% ही रहे हैं। आगे फिर से क्रॉस होगा तो फिर से इस 25%, ये फिर से डिवाइड हो जाएगा 25%, ठीक है, 12.5% तो ये रह जाएगा, और फिर 6.25% ये हो जाएंगे, 6.25 क्या है, ये फिर इसमें जुड़ जाएगा। ऐसे करके क्या होगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी और हेटेरोजाइगोसिटी घटती जाएगी। इस परसेंट से क्या होगा, ये होमोजाइगस बन जाएगा एक बार। ठीक है, अब समझ आया कि सेल्फ पोलिनेशन वैरायटी होती है वो होमोजाइगस क्यों होती है। बताओ समझ आया कि नहीं आया। ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, बताओ आया नहीं आया समझ। एक अकेले निर्मल को ही समझ आया लगता है। तनवीर खान, चलो बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है देखो। ये चीज पूरी सेल्फ पोलिनेशन के पूरे ब्रीडिंग में काम आएगी, ठीक है, पूरी बीएससी में यही चलने वाला है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस ब्रीडिंग के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि होमोजाइगस क्यों बन रहा है ये। चलो दो जनों को तो हो गया। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है, तो होमोजाइगस लाइंस के अंदर क्या है, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी काम कर रही है, ठीक है। इसमें क्यों काम कर रही है, क्योंकि अगर ये कंडीशन होगी तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि दो प्लांट है, हम क्या कर रहे हैं, हमें कोई हाइट चाहिए, अच्छी हाइट वाला, ठीक है, तो हम सिलेक्शन करते हैं कि हम अच्छे से प्लांट छांट लेते हैं, हम खेत के अंदर गए कि हम अच्छे से प्लांट छांट लेंगे, फिर उनके जो बीज होंगे उनको क्या करेंगे, अगली सीजन के अंदर उसको ग्रो कर लेंगे, ग्रो करने के बाद हमें बढ़िया वाले बीज मिल जाएंगे, हम ऐसा सोच के जा रहे हैं। लेकिन हमने देखा था ये प्लांट तो चलो कम हाइट का था, ठीक है, क्योंकि दोनों रेसिसिव है, ये क्या था, ये फुल टाल था, ठीक है, और ये क्या होगा, ये भी पूरा टाल ही होगा। तो इसके जीन है वो तो इस तरह से है, डोमिनेट एक कैपिटल मतलब स्मॉल है, ठीक है, लेकिन हम इसको देख के तो नहीं पहचान सकते ना, कि अगर हम खेत में गए हमें तो ये प्लांट भी जो है ज्यादा हाइट का दिख रहा है और ये भी हमें ज्यादा हाइट का दिख रहा है, हमें तो ये दोनों ही प्लांट एक जैसे दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये मेंडल का लॉ इधर लागू हो रहा है, ठीक है, मेंडल का लॉ लागू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर कोई हमारी पढ़ाई नहीं की होगी, हम ऐसे ही होंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम चूज कर लेंगे प्लांट को, चूज करने के बाद में हम अगली प्रोजनी में जब ग्रो करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर तो जो ये वाले प्लांट भी तो बन जाएंगे नेक्स्ट प्रोजनी में। अभी हमने देखा है कि देखो, ये देखो ये भी तो बन रहा है ना, इसमें क्रॉसिंग, उसमें ये भी बन जाएंगे, ये बनेंगे, तो ये हमारे काम का ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, ये तो बोना है, हम तो लंबे प्लांट है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो होमोजाइगस लाइन है, एकदम प्योर होमोजाइगस लाइन है, उसी के अंदर ही हम ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हेरिटेबिलिटी ब्रॉड सेंस के अंदर हाई होती है, अगर हेरिटेबिलिटी का मान है वो हमें हाई मिलता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जेनेटिक जो वेरिएशन है, जो जेनेटिक वेरिएशन है उसका इफेक्ट इस पे ज्यादा है, उसका इफेक्ट ज्यादा है, इसका मतलब जो एनवायरमेंटल वेरिएशन है, एनवायरमेंटल वेरिएशन का इफेक्ट क्या है यहाँ पर, लो है। तो ये तो जनरल सी चीज है, ठीक है, कि ब्रॉड सेंस में हेरिटेबिलिटी हाई है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करता है कि जो करेक्टर है वो एनवायरनमेंट से लीस्ट इन्फ्लुएंस्ड, यानी कि बहुत कम प्रभावित हो रहे हैं, वो जेनेटिक्स से ही प्रभावित हो रहे हैं। अगर जेनेटिक्स से प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब कि वो हेरिटेबल है, वो मतलब अगली जो वंशागति करेंगे, अगली प्रोजनी के अंदर भी जाएंगे, अगली प्रोजनी में जा रहे हैं, इसका मतलब ऐसे जीन का जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए सिलेक्शन करना क्या होता है,
लाभप्रद होता है, उसका बेनिफिट हमें मिलता है। लेकिन अगर हेरिटेबिलिटी लो आ रही है, ठीक है, अगर हमें पता चल रहा है कि वीजी हम कर रहे हैं कि एक में से ओनली 0.1 यानी मात्र 10% करेक्शन है, जो कि जीन जेनेटिक हेरिटेबिलिटी इसकी इतनी है, यानी कि जीन से सिर्फ 10% लक्षण ही प्रभावित हो रही है, इसका मतलब 90% तो किस कारण हो गया, वो 90% एनवायरमेंट के कारण हो गया। एनवायरमेंट से कोई चीज प्रभावित हो रही है तो वो अगली पीढ़ी में थोड़ी जाएगी, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम रह गया, कोई प्लांट छोटा ही रह गया, तो जरूरी थोड़ी है कि अगली जो प्रोजनी है उसमें भी वो छोटा रहेगा। उसमें हो सकता है उसको बढ़िया एनवायरमेंट मिल जाए, बढ़िया एनवायरमेंट मिल जाएगा तो वो ज्यादा ग्रो करेगा। तो इसलिए ऐसे स्पीसीज का सिलेक्शन करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसे स्पीसीज का सिलेक्शन करेंगे तो इसका जेनेटिक इंप्रूवमेंट मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, समझ आ गया? आ गया होगा ये तो मेरे हिसाब से तो। अब दूसरा क्या है, दूसरा प्रकार है नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी, ठीक है। देखो, ब्रॉड का मतलब होता है बड़ा, विशाल, फैला हुआ, विस्तृत रूप से, ठीक है। और नैरो का क्या मतलब होता है, नैरो पैंट पहनते हैं ना, नैरो जींस, नैरो पैंट, नैरो सलवार सूट आजकल आपने सुना होगा। उसका मतलब क्या होता है, वो संकरा होता है, थोड़ा सा संकरा, यानी कि उसमें हम पूरे के पूरे जो जेनेटिक वेरिएशन हम उसमें नहीं देखेंगे। तो जेनेटिक सारे नहीं देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे ओनली हम वीए, यानी कि वीए क्या होता है, वीए होता है एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन। क्या होता है वीए? एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन। तो इसमें हम ओनली एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन देखेंगे कि टोटल जो जितना जेनेटिक जितना वेरिएशन आ रहा है किसी स्पीसीज में, ठीक है, किसी स्पीसीज में टोटल जो वेरिएशन है उसमें से एडिटिव जीन्स के कारण कितना वेरिएशन आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। किससे डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल एक्स स्क्वायर से, ठीक है। स्मॉल एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वी ए यानी एडिटिव वेरिएशन, इसमें से वीपी यानी कि टोटल जो फिनोटिपिक वेरिएशन है उसमें से एडिटिव जीन का वेरिएशन कितना है उसको बोलेंगे नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। जैसे ये जो फॉर्मूला है ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस, इसको हम और भी तरह से कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एस स्क्वायर बराबर वी ए, ये तो एडिटिव जीन हो गया। और वीपी को क्या लिख सकते हैं, वीपी को वी जी प्लस वी ई भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये कल ही पढ़ा था कि वीपी यानी कि टोटल फिनोटिपिक वेरिएशन किसके बराबर होता है, टोटल जेनेटिक वेरिएशन प्लस एनवायरमेंटल वेरिएशन के बराबर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम देखो अब कि नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी है, ये किसका रेशियो है, ये रेशियो है एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस का, किससे, टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस से, ठीक है। तो नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी है, ये वेरिएबल मेजर है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मतलब ये रियल जो मापन है ये यही है, ठीक है। ये ब्रीडिंग वैल्यू पर डिपेंड करता है और इसका इम्पोर्टेंट रोल है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। जो सिलेक्शन जितने मेथड होते हैं उसमें अधिकतर नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी का ही ज्यादा यूज करते हैं। जो ब्रीडर्स लोग हैं वो इसी का ही ज्यादा यूज करते हैं। इसी का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि एडिटिव के अंदर होता क्या है, देखो क्लियर कर लेते हैं। एडिटिव के अंदर क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं, जीन में जो एलील होते हैं वो अपना इंडिपेंडेंट इफेक्ट शो करते हैं। वो अपना इंडिपेंडेंट इफेक्ट शो करते हैं। कल हमने देखा था कि जो डोमिनेट ए है वो पूरी 6 की वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, जो स्मॉल ए है जैसे वो 3 की वैल्यू कर रहा है, तो दोनों मिलके कितने करेंगे, 9 की वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि हम जब सिलेक्शन करेंगे किसी स्पीसीज के अंदर, तो जो ए है, ठीक है, डोमिनेंट ए, यानी ये 6 है, ये 6, 6 और 6 12, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा होगी। तो ये 6 है और ये 3 है, तो 6 और 3 कितने हो गए, 9। इधर कितने हो रहे हैं, 12, ठीक है। इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और ये हमें फिनोटिपिकली शो भी हुआ, ठीक है।
डोमिनेंस के अंदर तो हमें शो नहीं होता, क्योंकि हमें ये टाल टाल दिखते हैं दोनों के दोनों, ठीक है, चाहे वो हेटेरोजाइगस हो चाहे होमोजाइगस हो, लेकिन इसके अंदर हमें ये चीज शो हो रही है, ठीक है, क्या कि ये डोमिनेंट ए है जो होमोजाइगस, इसकी वैल्यू ज्यादा है किससे, हेटेरोजाइगस से। और इसकी वैल्यू किससे ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी इससे। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 3 + 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, इसी को ही बोलते हैं ना एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन। तो जब हम किसी कोई भी प्रोजेनी ग्रो कर रहे हैं, उसके अंदर जब हमें साफ पता लग रहा है, देखते ही हमें पता लग रहा है कि ये देखो ये सबसे बेटर है, इसका मतलब क्या है, ये सबसे बढ़िया है, तो इसका मतलब ये डोमिनेंट होमोजाइगस है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ ना, ये प्रभावी समयुग्मजी है, ठीक है। इससे क्या होता है, हम देख के ही समझ सकते हैं कि ये ज्यादा बढ़िया है, ये इससे थोड़ा कम बढ़िया है, ये सबसे कम बढ़िया है, यानी इसको तो हम सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, ये शायद रिसेसिव होमोजाइगस होगा। तो इसकी ये थोड़ा मीडियम सा शो कर रहा है, इसका मतलब ये हेटेरोजाइगस होगा, लेकिन इसकी वैल्यू ज्यादा है तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, एडिटिव जीन जो नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी है ये किसके अंदर काम आती है, सिलेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा काम में आती है, क्यों, क्योंकि इससे हम फिनोटिपिकली भी सबसे आसानी से समझ सकते हैं। अब देखो जो हेरिटेबिलिटी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0 से 1 तक, ठीक है। जितने भी अगर सारा का सारा जो वेरिएशन है वो एनवायरनमेंट के कारण है, तो उसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है। 0 क्यों होगी, 0 इसलिए होगी क्योंकि हेरिटेबिलिटी है। जैसे कोई ब्रूट सेंस निकाल दें, तो ब्रूट सेंस में हमने देखा था कि जो VG/VP है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सारा जो इफेक्ट पड़ रहा है वो VE के कारण ही पड़ रहा है, यानी VE के कारण, एनवायरनमेंट के कारण ही सारा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब VG में कितना फर्क पड़ेगा, मतलब VG है, इसका मान एकदम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जेनेटिक का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सारा एनवायरनमेंट का फर्क पड़ रहा है। तो नीचे तो कोई भी वैल्यू लिख दो, नीचे चाहे आप 10,000 लिख दो, नीचे चाहे 1 लिख दो, कुछ भी लिख दो, इसका मान तो 0 ही आएगा। इसका मतलब कि अगर सारे करेक्टर एनवायरनमेंट से कंट्रोल हो रहे हैं तो हेरिटेबिलिटी का मान कितना आ जाएगा, 0। और ऐसे क्या होगा, अगर सारे करेक्टर जेनेटिक है, ठीक है, टोटल जैसे 5 वेरिएशन है और वो पांचों के पांचों ही VG है, यानी 500 के 500 जेनेटिक वेरिएशन है, जीन से ही कंट्रोल हो रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो दूसरा हेरिटेबिलिटी का ये एक तरह से फीचर सही है, ठीक है। हेरिटेबिलिटी का ये पहला फीचर हो गया कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 से 1। 0 से 1 कैसे, कि सभी एनवायरमेंटल हो तो 0 होगी और सभी जेनेटिक वेरिएशन है तो 1 होगी। दूसरा है कि जो हेरिटेबिलिटी है ये स्पेसिफिक होती है पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए। और दूसरी कंडीशन है कि ये स्पेसिफिक होती है एक एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक तो छाया के अंदर ग्रो कर रखा है प्लांट, एक है वो धूप के अंदर ग्रो कर रखा है, फिर आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो वेरिएशन जैसे 5 आ रहा है जेनेटिक, तो आप इसके अंदर भी 5 मान लोगे, नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि ये एनवायरमेंटल स्पेसिफिक है, जो छाया में है उसकी अलग होगी और जो धूप में है उसका अलग होगा एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। प्लस में पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पर वीट का प्लांट है और इसी के अंदर चलो एनवायरमेंट तो वही रह गया, तो इसी के अंदर आपने कोई चने का प्लांट ग्रो कर लिया, तो ये भी नहीं हो सकेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को हम एक साथ नहीं माप सकते, वीट का अलग होगा चने का अलग होगा। तो ये पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफिक होता है, एनवायरनमेंट के लिए स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है। और इसका जो एस्टिमेट होता है ये एक पॉपुलेशन के लिए होता है, किसी इंडिविजुअल पैरामीटर के लिए नहीं होता है, ठीक है। जब हम हेरिटेबिलिटी की यूज करते हैं तो इसके लिए हम कोई सीधा एक ही प्लांट ग्रो करके उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, ये पूरी पॉपुलेशन बहुत सारे प्लांट होंगे उधर, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि टोटल वेरिएशन कितना आ रहा है और उसमें जेनेटिक वेरिएशन कितना है। ये हम इंडिविजुअल प्लांट का नहीं, टोटल पॉपुलेशन के अंदर इसका एस्टिमेट करते हैं। तो ये था हेरिटेबिलिटी, समझ आगे हो गया आई थिंक। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जेनेटिक एडवांस। जेनेटिक एडवांस क्या होता है, देखो जेनेटिक एडवांस होता है कि हम किसी पॉपुलेशन के अंदर से हमने किसी प्लांट को सिलेक्ट किया, ठीक है। इनकी जो हाइट है या जो ब्रिक वैल्यू है, कोई भी इसमें जो करेक्टर है वो 8 9 10 ऐसे करके इसका जो मीन वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8, ठीक है, कुछ भी। इसमें से हमने एक प्लांट को सिलेक्ट कर लिया,
सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, हमने जिस प्लांट को सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो इसका जो मीन आ रहा था वो 8 आ रहा था, ठीक, इसकी जो एवरेज यील्ड है वो कितनी है, 8 है, या जो भी हमने करेक्टर लिया है वो 8 है। लेकिन जो प्रोजनी है उसके अंदर हमने उसको इम्प्रूव करना है इस तरह से कि वो 9 हो जाए, 10 हो जाए, कितना ही हो जाए, लेकिन जो पेरेंटल है, ठीक है, पेरेंटल लाइन है, उसकी तुलना में सिलेक्टेड प्लांट का जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, जो जीनोटाइप है उसको इम्प्रूव करना जेनेटिक एडवांस कहलाता है। समझे कि हमने किसी प्रोजेनी के किसी पॉपुलेशन के अंदर सिलेक्शन किया है, और जो सिलेक्ट किया हुआ स्पीसीज है, जो प्लांट है या जो पॉपुलेशन है, उसको अपने पेरेंटल प्लांट की तुलना में इम्प्रूव करना, उसके जीनोटाइप को इम्प्रूव करना क्या कहलाता है, तो कहलाता है जेनेटिक एडवांस। ठीक है, हाँ, इम्प्रूवमेंट इन मीन जीनोटाइपिक वैल्यू, ठीक है, जो मध्य जीन प्रारूपिक वैल्यू होती है, जीनोटाइपिक वैल्यू होती है सिलेक्टेड प्लांट की, उसको इम्प्रूव करना किसकी तुलना में, पेरेंटल पॉपुलेशन की तुलना में क्या कहलाता है, जेनेटिक एडवांस कहलाता है। ठीक है, ये किसका मेजर है, ये जेनेटिक गेन का मेजर है। ठीक है, जेनेटिक गेन का मेजर है। तो जेनेटिक एडवांस का फॉर्मूला दे रखा है, देखो क्या होता है, जीएस। जीएस से किसको डिनोट करते हैं, जेनेटिक एडवांस को। जीएस बराबर के मल्टीप्लाई एच स्क्वेयर मल्टीप्लाई, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का निशान है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को इस तरह से लिखते हैं, पी। ठीक है, अब यहाँ पे बता रखा है कि के क्या है, के है स्टैंडर्डाइज सिलेक्शन डिफरेंशियल। चलो ये भी थोड़ा टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर कर देता हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है, अब छोटे छोटे टर्म बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ठीक है, तीन चार छोटे छोटे टर्म बता रहा हूँ कि ये क्या होती है। ये कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, इस पॉपुलेशन के अंदर कितने प्लांट है, इसके अंदर है जैसे 100 प्लांट है, 100 प्लांट में से आपने अच्छे अच्छे प्लांट छांट के 20 प्लांट सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो 100 में से 20 प्लांट सेलेक्ट किए हैं, कितने, 100 में से 20, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, सीधा 20% रह जाएगा ना, कि हमने, इसका मतलब है 20% प्लांट सेलेक्ट किए हैं। तो हम जो ओरिजिनल पॉपुलेशन में से जितने प्लांट सेलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सिलेक्शन इंटेंसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सिलेक्शन इंटेंसिटी। अभी ऑफलाइन क्लास होती है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आता है, अभी भी आ रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब सिलेक्शन इंटेंसिटी में हमने जो सिलेक्शन किया है वो किस बेस पे किया है, देखो कि हमने ये देखा कि इसकी अंदर जो एवरेज यील्ड आ रही है, या एवरेज जैसे यील्ड ही मान लो, इसकी एवरेज यील्ड है 10 क्विंटल। ठीक है, इस क्रॉप की, इस पॉपुलेशन की एवरेज यील्ड है 10 क्विंटल। लेकिन जो हमने प्लांट सेलेक्ट किए हैं, ये बीच में प्लांट निकल गया जिसकी 11 क्विंटल थी, ये बीच में निकल गया इसकी भी 11 क्विंटल थी, या जितने भी थे, तो ठीक है, तो हमने सिलेक्शन किया है 11 क्विंटल वाली स्पीसीज का। ठीक है, तो इस 11 और 10 में कितना फर्क है, 11 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा, एक। ठीक है, तो एक क्या है, एक है सिलेक्शन डिफरेंशियल। ठीक है, एक क्या होगा, एक होगा सिलेक्शन डिफरेंशियल। समझ गए सिलेक्शन डिफरेंशियल क्या होता है, ये होता है सिलेक्शन डिफरेंशियल। तो अब ये जो 11 यील्ड है, जिसकी 11 क्विंटल है या कोई भी यूनिट है, ये जो प्लांट हमने सिलेक्ट किए थे, इन सिलेक्टेड प्लांट के सीड्स को हार्वेस्ट करके हमने फिर से ग्रो किया अगली प्रोजेनी में। अगली प्रोजेनी में ग्रो किया, तो ग्रो करने के बाद इनकी यील्ड कितनी आई, इनकी यील्ड आ गई मान लो 10.5 ही आई है, 11 आई नहीं है, हो सकता है 12 भी आ जाए, हो सकता है 9 ही रह जाए, तो उसमें मानते हैं चलो 10.5 आ गई। ठीक है, 10.5 आ गई, तो इसकी जो पहली पहली थी स्पीसीज, ठीक है, पहली पहली स्पीसीज थी, उसकी यील्ड कितनी आ रही थी, उसमें एवरेज यील्ड थी 10। अब जो हमने सेलेक्ट करके उसको ग्रो करके सोइंग करके उसकी यील्ड देखी है, तो ये कितनी आ रही है, 10.5। ठीक है, तो इस 10.5 में से जब हम 10 कटाएंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा 0.5। तो ये 0.5 क्या है, ये 0.5 है, ये जेनेटिक गेन। ठीक है, 0.5 क्या है, ये 0.5 है जेनेटिक गेन। समझ आ गया।
तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि जेनेटिक गेन क्या होता है, सिलेक्शन इंटेंसिटी क्या होती है, और सिलेक्शन डिफरेंशियल क्या होता है। तो ये जेनेटिक एडवांस का फॉर्मूला है, जीएस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जीएस बराबर क्या होगा, के मल्टीप्लाई एस स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी, ठीक है। के की वैल्यू है स्टैंडर्डाइज सिलेक्शन डिफरेंशियल, ये क्या होता है मैंने बता दिया आपको, एच स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी भी आप समझ गए, जैसे कि आठ आठ टोटल आ रहे हैं फिनोटाइपिक वेरिएशन, जिसमें से 7 जेनेटिक वेरिएशन है, तो 7/8 क्या होगा, हेरिटेबिलिटी होगी, ठीक है। और फेनोटाइपिक स्टैंडर्ड डेविएशन आप स्टैटिक्स में पढ़ लिया होगा, या कौन से सेमेस्टर में मुझे पता नहीं, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। ये स्टैटिक्स की चीज है, फेनोटाइपिक स्टैंडर्ड वेरिएशन। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हम जेनेटिक एडवांस निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे आएंगे ओरिजिनल जो ब्रीडिंग होती है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा कि ब्रीडिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, किस तरह से हम नई वैरायटी का रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। जो 7-8 साल लग के कई बार नई वैरायटी रिलीज होती है, सोनालिका, ये सारी वैरायटीज कैसे बनी है, कैसे इनका निर्माण हुआ है, जंगली स्पीसीज को लेके आए, उसमें क्या क्या किया, ठीक है। खाली यही नहीं है कि ए इंटू बी कर लिया, ए इंटू बी करने से हमें नई वैरायटी मिल गई सी, ठीक है। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन है। प्लांट ब्रीडिंग ओनली हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड नहीं करती है, प्लांट ब्रीडिंग के और भी बहुत सारे मेथड है, तो हम वो पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा होगा कि जेनेटिक बेसिस और ब्रीडिंग मेथड्स किसके अंदर, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स का अलग क्यों है, क्योंकि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में होमोजाइगस स्पीशीज होती है, ठीक है। होमोजाइगस क्यों होती है वो तो आपको बता दिया मैंने क्यों। तो पहला इसका मेथड आएगा सिलेक्शन, ठीक है। पहला मेथड क्या आएगा, सिलेक्शन, यानी चयन करना। सिलेक्शन यानी चयन, वर्ण भी बोलते हैं इसको, ठीक है, चयन या वर्ण, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप पे चयन करने के लिए या सिलेक्शन करने के लिए दो रिक्वायरमेंट जरूरी है, ठीक है। दो रिक्वायरमेंट जरूरी है, क्या क्या जरूरी है। पहली रिक्वायरमेंट है कि जो पॉपुलेशन है उसके अंदर वेरिएशन होना चाहिए, उसके अंदर विविधता होनी चाहिए। अगर सारे प्लांट एक जैसे होंगे तो हम उसमें से सिलेक्ट किसको करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसमें से 3-4 प्लांट अच्छे दिख रहे हैं, हमें इम्प्रूव दिख रहे हैं, तो ही हम उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि जो पॉपुलेशन है प्लांट की उसके अंदर वेरिएशन होना जरूरी है। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि जो वेरिएशन उसके अंदर पाया जा रहा है वो हेरिटेबल होना चाहिए। हेरिटेबल का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो खाली पॉपुलेशन हो गया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले उसमें गुण होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई इम्प्रूव इसमें दिखा रहा है, कोई डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट दिखा रहा है, और हम उसका सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन करने के बाद वो अगली पीढ़ी में अगर उसकी सोइंग करे तो उसके अंदर भी वो करेक्टर होना चाहिए, तभी उसमें सिलेक्शन काम करेगा, ठीक है। समझ गए। तो दो रिक्वायरमेंट कौन सी है, कि एक तो वेरिएशन होना चाहिए, और दूसरा है कि जो वेरिएशन है वो हेरिटेबल होना चाहिए, वंशागत होना चाहिए। तो दो तरह के मेथड होते हैं। एक तो सिलेक्शन के दो मेथड है, एक तो है प्योर लाइन सिलेक्शन और एक है मास सिलेक्शन, ठीक है। तो अभी जो प्योर लाइन सिलेक्शन है, प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड है, वो तो टाइम के कारण मैं कल बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको प्योर लाइन थ्योरी के बारे में बताता हूँ, प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में पता कैसे चला, ठीक है। या प्योर लाइन बोलते किसे हैं, ये चीज मैं आपको थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ ताकि कल हमें आसानी रहे पढ़ने के लिए। तो देखो प्योर लाइन सिलेक्शन है, ये क्या है कि प्योर लाइन होता क्या है सबसे पहले। तो प्योर लाइन होती है किसी भी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप की होमोजाइगस जो प्रोजनी होती है उसको ही प्योर लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्योर लाइन किसको बोलेंगे, होमोजाइगस, यानी कि या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। इसका सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप के अंदर, ठीक है, ये नहीं चलेगा।
ये आप कह दो ये प्योर लाइन है, तो ये प्योर लाइन नहीं होगा, प्योर लाइन खाली होमोजाइगस प्लांट ही होंगे, ठीक है। और वो भी कौन से, जो सेल्फ पोलिनेटेड है, ठीक है। तो सेल्फ पोलिनेटेड क्रोप के जो होमोजाइगस प्रोजनी होती है, होमोजाइगस प्लांट होते हैं, उसी को प्योर लाइन बोलते हैं। जो प्योर लाइन का कंसेप्ट है वो जोहनसन ने दिया था। किसके ऊपर स्टडी की थी उसने, बीन्स के ऊपर स्टडी की थी, फेजुअलिस बुल्गेरिस। तो जॉनसन के साथ हुआ क्या था ये बता देता हूँ मैं आपको, पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। तो जॉनसन क्या हुआ था कि एक बार बाजार से बीन्स खरीदने गया था ये, ठीक है, फेजुअलिस बुल्गेरिस, ये खरीदने गया था। तो खरीदने गया था जब उसने क्या देखा कि इसके अंदर कुछ छोटे प्लांट भी है और कुछ प्लांट प्लांट क्या, जो बीज खरीदे उसने, दाने खरीदे, तो उसमें क्या थे, कुछ छोटे दाने भी थे, कुछ बड़े दाने भी थे, ठीक है। तो उसने देखा कि ये सारा ये मिक्सचर सा कैसे बना हुआ है। तो ये देखते हुए फिर उसने क्या किया कि उसने सोचा कि अपने कुछ रिसर्च करके देखते हैं। तो उसने फिर क्या किया कि ये जो बड़े दाने थे इनको अलग लाइन के अंदर ग्रो किया, ये जो छोटे दाने थे, छोटे साइड के बीज थे, इनको अलग लाइंस के अंदर ग्रो किया। उनको उगा के देखा तो उसने क्या पाया, उसने ये पाया कि जो स्मॉल ग्रेन है, स्मॉल साइज के ग्रेन है, उसमें जो प्रोजनी बनी है, जो उससे उत्पादन हुआ है, वो भी छोटे साइज के ग्रेन का ही है। और जो बड़े साइज के ग्रेन है उसमें जो प्रोजनी आई है उसमें भी क्या है, बड़े साइज के ग्रेन ही उत्पन्न हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो प्योर लाइन थ्योरी उसने दी, प्योर लाइन थ्योरी क्या दी कि अगर किसी होमोजाइगस प्लांट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये इसने सिलेक्ट ही तो किया था, बड़ा साइज का बीज और छोटे साइज का बीज, और इसने सीड को सिलेक्ट किया था। उसने ये देखा कि जब किसी को करेक्टर के आधार पर सिलेक्ट करते हैं और उसको ग्रो करते हैं, तो अगर उसमें एनवायरमेंटल वेरिएशन नहीं आए, ठीक है, अगर उसमें कोई एनवायरमेंट उसको प्रभावित नहीं कर रहा है, कोई टेम्परेचर, कोई रेनफॉल या कोई सोइल कंडीशन, ये चीजें वहां पर नहीं पड़ रही है, तो वो प्लांट एज इट इज ग्रो हो जाएगा और वैसा का वैसा ही प्रोडक्शन देगा, उसी प्रकार के करेक्टर शो करेगा, ठीक है। इसका मतलब एनवायरनमेंट के अलावा यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर प्रभाव पड़ता है तो वो किस कारण पड़ सकता है, वो म्यूटेशन के कारण पड़ सकता है, हो सकता है म्यूटेशन आ जाए तो प्लांट अलग हो जाता है, तो अलग बात है, ठीक है। या कोई मैकेनिकल मिक्सचर हो गया, ठीक है, गलती से नेचुरल पोलिनेशन हो गया, गलती से उसमें क्रॉस पोलिनेशन हो गया, सेल्फ के अंदर भी कोई पोलन ग्रेन बाहर से आ गया, तो ये कुछ कंडीशन है। अगर ये कंडीशन होता है तो ही उसमें क्या होगा, परिवर्तन आएगा। अगर नहीं आएगा तो जो होमोजाइगस स्पीसीज है उसकी जो प्रोजनी है वो भी होमोजाइगस ही रहेगी, ठीक है, वो एकदम शुद्ध रहेगी, ठीक है, शुद्ध रहेगी। तो इसी को उसने प्योर लाइन थ्योरी नाम दिया कि यही प्योर लाइन थ्योरी होती है। और इसी बेस पर प्योर लाइन सिलेक्शन काम करता है कि एनवायरनमेंट का तो कोई फर्क हो नहीं रहा, तो प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड है वो, जो पुरानी वेराइटीज है, चाहे कोई देसी वेराइटी है या देसी नहीं है, तो कोई कोई भी हो, लेकिन जो पहले की वैरायटी है उसी के अंदर इम्प्रूवमेंट करके नई वैरायटी रिलीज करते हैं, ठीक है। उसी के अंदर इम्प्रूवमेंट करके जब नई वैरायटी रिलीज करते हैं तो उसको प्योर लाइन सिलेक्शन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे प्लांट सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। जब हमें पता है कि प्योर लाइन के अंदर तो ओनली एनवायरनमेंट का ही फर्क पड़ रहा है, दूसरा तो कोई असर कर ही नहीं रहा, उसके लिए हम उसको ग्रो कर लेंगे और उसको नई वैरायटी लास्ट के अंदर 6-7 साल के बाद में नई वैरायटी हम उसको मानकर रिलीज कर देंगे। तो उसको रिलीज कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे प्योर लाइन वैरायटी या प्योर लाइन्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं देखो, ये तो डिटेल वाली चीज है, ये तो हम कल पढ़ेंगे कि किस तरह से हुआ है। बाकी इसमें करते क्या है कि लार्ज नंबर प्लांट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, एक खेत के अंदर फसलें उगा लेते हैं और उसमें से एक बड़ी संख्या के अंदर एक जैसे करेक्टर वाले या जो बढ़िया करेक्टर वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको सिलेक्ट कर दिया जाता है, किसमें, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर उनको सिलेक्ट कर दिया जाता है। सिलेक्ट करने के बाद में हार्वेस्टेड इंडिविजुअली, यानी कि अलग अलग फसल को, अलग अलग प्लांट को हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कई जो सिलेक्ट किया है उसको अलग अलग हार्वेस्ट किया जाता है, इनके बीजों को आपस में मिक्स नहीं किया जाता है, इनको अलग अलग ही रहने देते हैं और अगले सीजन के अंदर इनको क्या करते हैं, एक बीज उगाया उसमें क्या हुआ, ये इतने सारे प्लांट बने, हमने इस एक प्लांट को सिलेक्ट कर दिया, तो इस प्लांट के अंदर भी कोई 15-20 जितने भी बीज उगे हैं उसको हमने एक ही लाइन के अंदर
शोइंग कर दी उनकी, ठीक है, अलग अलग लाइन के अंदर शोइंग करती है, ये लाइन ही प्योर लाइन कहलाती है। और इसके अंदर से फिर अच्छे प्लांट को सिलेक्ट करके उनके ट्रायल लगा के ऐसे करके करीब 6-7 साल में अच्छा सा प्लांट सेलेक्ट कर लिया जाता है। और उनका बीज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बीजों की संख्या बढ़ाई जाती है, और संख्या बढ़ाने के बाद में जो ऑप्टिमम क्वांटिटी के अंदर बीज तैयार हो जाता है, तो उसको नया नाम दे दिया जाता है और उसको वैरायटी के रूप में रजिस्टर्ड करके मार्केट के अंदर उतार दिया जाता है, और वही क्या कहलाती है, प्योर लाइन वैरायटी कहलाती है। आया समझ? आज की क्लास आई क्या समझ रही हो, या कल कुछ रिपीट करना है इसमें बताओ? इंडिविजुअली रिपीट कर देते हैं। देखो, इंडिविजुअल का मतलब होता है एकल, ठीक है। एक तो इंडिविजुअल क्या है, ये ग्रुप का एंटोनिम्स है। एक तो ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, समूहों के अंदर 5-7 प्लांट हमने देखा कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, इन दोनों को हमने सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद इनके बीज को मिक्स कर दिया और अगली में सोइंग कर दिया, तो ये तो ग्रुप वाली चीज है, ये हमको नहीं करना है इसके अंदर। हमको क्या करना है, कोई स्पीसीज में हमें सिंगल प्लांट की, हाँ, वीडियो अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सिंगल प्लांट ही सिलेक्ट करते हैं, सिंगल प्लांट सेलेक्ट करने के बाद में उस सिंगल प्लांट को अलग लाइन के अंदर सोइंग करते हैं, और ऐसे करके जो अच्छे करेक्टर वाली वीडियो, अच्छे करेक्टर वाले जो क्रॉप्स है उनको हार्वेस्ट करके सीड मल्टीप्लिकेशन करके नई वैरायटी के रूप में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो, आज की क्लास समझ आ गई होगी आपको, बाकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा तो आप देख लेना। तो जो हिंदी में पीडीएफ है वो यार बीडी सिंह की बुक है, ठीक है। बीडी सिंह की बुक है, पादप प्रजनन के सिद्धांत, इस प्रकार से कोई बुक है, तो वो हनुमानगढ़ कॉलेज के अंदर पड़ी है। मैं क्या कर रहा हूँ अभी,